ये फैलेसी कहाँ से फ्यूल ले रही होती हैं अपना, क्यों लोग ये फैलेसी कमिट करते हैं। कॉग्निटिव बायस क्या होता है? बायस बेसिकली ये होता है कि अगर मैं एक फिलॉसफी फॉलो करता हूँ या मेरा एक सर्टेन आर्गुमेंट है तो उस आर्गुमेंट को सही प्रूव करने के लिए मैं एविडेंसेस भी अपनी मर्जी के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा बायस है टुवर्ड्स दैट। द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू रिड्यूस द सब्जेक्टिविटी एंड बाय बीइंग मोर ऑब्जेक्टिव। जब भी आपके सामने कोई बात हो तो आप ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर उस बात को जज करें रादर देन बीइंग सब्जेक्टिव और बीइंग इमोशनल। Now we'll deep dive into the case study that I talked about earlier, जो कि बेसिकली एक वीडियो है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जिसने वो अपलोड की। शहजाद गयास उसके बेसिकली पोस्ट है। एड होमिनम अटैक इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं या इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की बात कर रहे होते हैं उसमें उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट का या उस ऑब्जर्वेशन को मेंशन करने का कोई रोल नहीं, बेसिक आर्ग्यूमेंट के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता। ये कोट पहन के वेस्ट कोट पहनकर कमजोर अंडरटेकर की तरह एक आदमी आ रहा होता है, अंग्रेजी बोल रहा होता है एक फेक एक्सेंट के अंदर। आई डोंट नो क्या किस तरह क्या आई डोंट नो। तो मैंने जब टीएलपी का पूछा था और कांपने लग गए थे। जानने वाला ना जानने वाला बराबर नहीं है साहिल जाहिलदीन कि भाई खुद तो तू ये कर रहा था मुनाफिक। साल में इस आदमी ने दूसरा सूट नहीं लिया था। यूट्यूब पे फेमस होने के बाद टोयोटा लैंड क्रूजर मिल गई और आप लोगों को 50-60 लाख ये वो। मैं कहां पर आता? मैं पूरे खानदान का 19 लीटर का पानी की बोतल पी गया। ये तमाम चीजें जो है वो एड होमिनम अटैक के अंदर आती हैं, बट इससे 3 मेजर क्वेश्चंस थे जो मेरे जहन में आए जब ये जाहिल की डिस्कशन हुई। जिस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड बोला गया था उसने पहला सवाल तो मेरे जहन में ये किया कि क्या कुरान ने किसी को जाहिल कहा है, विच लीड्स टू द सेकंड क्वेश्चन कि उन लोगों को जाहिल कहना क्या गलत है। तीसरा और आखिरी सवाल मेरे जहन में आया कि अगर कुरान किसी को ये कहता है कि अगर तुम जानते हो या तुम नहीं जानते तो तुम बराबर नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो आज का जो टॉपिक है हमारा कमिटिंग लॉजिकल फैलेसीज। जो एजेंडा है प्रेजेंटेशन का मैं आपको थोड़ा सा पहले वो बता देता हूँ बिफोर वी गेट इनटू द फॉर्मल प्रेजेंटेशन। जब आप आईएमएस की बात करते हैं ना तो कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हम हमेशा डिस्कस कर रहे होते हैं और उनमें से एक चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग। और जब आप क्रिटिकल थिंकिंग की डिस्कशन करते हैं तो उसके अंदर वन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक्स जो कि अंडर डिस्कशन आता है वो आता है लॉजिकल फैलेसीज का। सो इसलिए आज के सेशन के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे कि लॉजिकल फैलेसीज जो कमिट होती हैं, इवन वो लोग भी लॉजिकल फैलेसीज कमिट कर देते हैं समटाइम्स। जैसे कि मैं आपको आज के सेशन में बता रहा हूँ अबाउट लॉजिकल फैलेसीज, तो मैं किसी भी तरीके से लॉजिकल फैलेसी ना करने के मतलब करने से पाक नहीं। आई कैन कमिट लॉजिकल फैलेसीज, विच इज़ वाई हम एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे आज। और उस केस स्टडी में से हम वो चीज़ें पिक करेंगे कि वाइल उस केस स्टडी के अंदर डिस्कशन जो है वो हो रही है अराउंड टीचिंग पीपल अबाउट लॉजिकल फैलेसीज, लेकिन उस पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर इटसेल्फ कितनी लॉजिकल फैलेसीज कमिट की गई हैं, विल गो थ्रू दैट एंड आई विल वॉक यू थ्रू ऑल ऑफ द मेजर फैलेसीज जो कि उस वीडियो के अंदर या उस केस स्टडी के अंदर जो है वो की गई हैं। बट इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? वाई आर वी हैविंग दिस डिस्कशन टुडे? तो सबसे पहले हम इस चीज़ को एड्रेस कर लेते हैं। कोई 3 हफ्ते पहले एक लफ्ज़ था जिसने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तहलका मचा दिया। तकरीबन हर मेजर फोरम के ऊपर वो लफ्ज़ डिस्कस हुआ। बहुत सारे लोगों ने इस लफ्ज़ के बारे में पहले नहीं सुना हुआ था, एटलीस्ट रीसेंट टाइम्स के अंदर तो नहीं सुना हुआ था, बिकॉज जब भी आप इस लफ्ज़ के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले इस लफ्ज़ के ऊपर डिस्कशन होती थी। बट बहुत अरसे से ये जो तागूत का वर्ड है इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जा रही थी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी तावीलें क्या हैं, मतलब क्या है इस्तिलाह का, ये सारी डिस्कशन सेपरेट है। लेकिन इस एक वर्ड ने काफ़ी तहलका मचा दिया पाकिस्तान के अंदर और अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स आपको नजर आएगा कि ये एक वर्ड जो है वो पिछले 3 हफ्ते के अंदर मैसिवली डिस्कस हुआ। चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, चाहे वो रिलीजियस स्कॉलरशिप हो, या चाहे एक रैंडम आप समझ लें कि यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हो, उसने इस लफ्ज़ के ऊपर अपना आप समझ लें कि अपना पॉइंट देने से वो बच नहीं सके। सबको इस लफ्ज़ के ऊपर जो है वो कॉमेंट्री अपनी देनी पड़ी। और अगर आप इसको देखेंगे ना, मैंने इसके अंदर डेट्स डाली हैं और वो डेट्स डालने का मकसद ये है कि ये तमाम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स की वीडियोस हैं जो कि मैंने आपको जिनकी स्नैपशॉट्स आपके साथ शेयर की हैं। और ये वो वीडियोस नहीं है जो पहले डिस्कस हो रही थी, ये तमाम वो वीडियोस हैं जो कि उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो कि नीचे आपको नजर आ रही है अपलोड की गई। विच मीन्स के वो डिस्कशन जो कि जो डिस्कशन स्पार्क हुई उसके बाद इन सब लोगों ये फोर्स्ड हो गए कि इनको भी इसके ऊपर अपना अपना टेक देना पड़ा। और फिर कुछ लोगों ने इसकी जो डिस्कशन थी वो एक साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम के लिहाज से उसको डिस्कस किया और कुछ लोगों ने उसको दूसरे साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम के लिहाज से डिस्कस किए बगैर कोई नहीं रह सकता। विच पॉइंट्स टुवर्ड्स वन थिंग जो कि सर्टेन है कि जो भी टूल यूज किया गया ना इस वर्ड को प्रोपिगेट करने के लिए,
वो टूल सही था गलत था सब डिस्कशन सेपरेट है, इफेक्टिव तो जरूर था, इतना तो मानना पड़ेगा कि वो टूल इफेक्टिव बहुत था। सो जब ये डिस्कशन सारी हुई तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने इस बैंड वैगन के ऊपर ने अपना हिस्सा डाला, और उसके अंदर वो लोग भी थे जिनका जनरली जो कंटेंट होता है वो इससे रिलेटेड नहीं होता। सो इसलिए हमें भी अब इस वर्ड को भी एड्रेस हम करेंगे थ्रू आउट दिस डिस्कशन, बट लार्जली हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। ज्यादा हमारा फोकस जो है वो एक पर्टिकुलर केस स्टडी के ऊपर होगा जो कि इसी के रिजल्ट में हमारे सामने आई, और उस केस स्टडी के अंदर हम बेसिकली वो फैलेसीज साइड करेंगे जो कि हम जनरली क्रिटिकल थिंकिंग जब भी हम पढ़ते हैं, चाहे एकेडमिकली पढ़ें चाहे जस्ट आउट ऑफ योर ओन इंटरेस्ट आप पढ़ें, तो उन फैलेसीज से आप लाजमी तौर पे एक्सपोज होते हैं। सो ये डिस्कशन करने का जो बेसिकली जहाँ से स्पार्क हुई डिस्कशन, वो ये एक वर्ड था जिसने एक बहुत मेजर डिस्कशन स्पार्क कर दी, एंड देन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कंटेंट्स बनाने शुरू किए, और इवेंचुअली हम भी उस में से एक केस स्टडी को आज पिक करेंगे और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। मूविंग ऑन, आप लोग सब लोग IMS के साथ अटैच्ड हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से अटैच्ड होंगे, कुछ लोग कॉमनली IMS के फोरम्स को, डिस्कशन फोरम्स को रेगुलरली अटेंड भी करते होंगे, हो सकता है कुछ लोग रेगुलरली ना करते हैं। बट ये 3 चीज़ें हैं जिनसे हर मेंबर ऑफ IMS एट सम पॉइंट इन टाइम लाजमी उसने ये 3 वर्ड्स सुने होंगे: साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये 3 लफ्ज तो उसने लाजमी तौर पर सुने होंगे। आई कैन वॉच फॉर इट। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर इज समथिंग जिसके बारे में मेरा ज़ाती पर्सपेक्टिव है कि आप सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। तमाम लोग आज के जो नॉलेज बेस्ड आप समझ लें कि एरा चल रहा है, उसके अंदर तमाम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर आप इसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हैं तो फिर आप एक विक्टिम हैं, और अगर आप इसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व हैं तो उसके लिए एक इफेक्टिव टूल जो है वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि अगर आपने इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में सबसे पहले अपनी आइडियोलॉजी या अपनी फिलोसफी को पूरी तरह से खंगाल नहीं लिया और उसको क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी फिलोसफी पे कायम नहीं रह सकते। फिर कहीं से भी कोई भी आर्गुमेंटेशन अगर आएगी तो आप उसके यू विल फॉल विक्टिम टू ईदर एक्सेप्टिंग दैट और यू विल बी स्केप्टिकल अबाउट योर ओन फिलोसफी। ये एक उसका बाय प्रोडक्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंस है। तो सबसे पहला तो यही होता है कि आप क्रिटिकली अपनी फिलोसफी की और आइडियोलॉजी को सबसे पहले आप उसके ऊपर उसको इवेल्युएट करें, एंड देन फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप उसके ऊपर स्टेडफास्ट होते हैं। दैट्स द सेकंड स्टेज। और उसके लिए जरूरी होता है कि आपकी जो सोर्सेज हैं थ्रू विच यू आर गेटिंग द डेटा, थ्रू विच यू आर गेटिंग द नॉलेज, वो सोर्सेज आपकी करेक्ट हो, आपके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो। फिर सेकंड स्टेज के अंदर जब आप अपनी आइडियोलॉजी को सेट कर लेते हैं तो उसके बाद आता है कि आपकी आइडियोलॉजी के जो काउंटर नैरेटिव्स हैं, आप उन काउंटर नैरेटिव्स को किस तरीके से उनको या तो रिफ्यूट करेंगे या फिर आप उनका कोई रिबटल देंगे। तो ये सेकंड स्टेज के ऊपर आता है जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं इनटू द साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। बट ये क्रिटिकल थिंकिंग कोई मिरास तो नहीं है उन लोगों की जो कि इस्लाम को या दीन को अपना फिलॉसफी समझ के चल रहे होते हैं। ये उनकी कोई मिरास तो है नहीं, ये तो तमाम लोग कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग। इसके अंदर मुस्लिम गैर मुस्लिम भी शामिल हैं, इसके अंदर सोशलिस्ट भी शामिल हैं, कंजर्वेटिव लोग भी शामिल हैं, सब लोग हैं जो कि क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। ये किसी एक इंसान का टूल नहीं है, सभी इसको यूटिलाइज करते हैं और करना भी चाहिए। और इसीलिए आपको ये नजर आएगा कि रीसेंट टाइम्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग की बात करनी शुरू कर दी है। कुछ कॉमन जो होती हैं आपकी फैलेसीज, उसके बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू की है, जिसमें कॉमनली जो फैलेसीज लोग बताते हैं लोगों को, और ये ज़्यादा होती है ये कमिट ज़्यादा कर रहे होते हैं लोग, इसीलिए ज़्यादातर उन्हीं फैलेसीज के बारे में जिक्र किया जा रहा होता है, जिसमें एड होमिनम फैलेसी है, रेड हेयरिंग फैलेसी है और स्ट्रॉ मैन फैलेसी है। ये कुछ आप समझ लीजिए कि कॉमनली अकरिंग भी हैं, और अक्सर जो आपको लोग टीच कर रहे होंगे क्रिटिकल थिंकिंग, वो भी स्टार्ट यहीं से ले रहे होंगे, इन्हीं फैलेसीज का जिक्र कर रहे होंगे। कुछ अदर देन दोस कॉमन फैलेसीज मैंने आपके सामने यहाँ पे शो भी किए हैं, जिसमें अपील टू पिटी है, रिलेटिविस्ट फैलेसी है, फिर सप्रेस्ड एविडेंस एक फैलेसी होती है। सो ये कुछ वो फैलेसीज हैं जो कि कॉमनली अकर नहीं कर रही होती, लेकिन ये भी उन आप समझ लें पूल ऑफ फैलेसीज का पार्ट है जो कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के अंदर, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस के अंदर लोग कमिट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपको क्रिटिकल थिंकिंग में फैलेसीज टीच की जाती है ना, तो जाहिर है, अब मैंने भी आपके सामने जो नाम लिखे हैं, अपील टू पिटी एंड सप्रेस्ड एविडेंस, तो मैं थोड़ा सा बूस्ट कर सकता हूँ कि यार मुझे जो कि फैलेसीज के बारे में पता है, आपको नहीं पता, तो आई कैन बेटर क्रिटिकली इवैल्यूएट द आर्गुमेंट्स। सो थोड़ा सा डॉन्टिंग होता है ये जब आप जार्गन्स यूज करते हैं दूसरे बंदे के लिए, इसलिए वो ज्यादातर फैलेसीज की ही बात की जाती है।
लेकिन उसके अंदर जो एक चीज मिस कर दी जाती है वो ये की जाती है कि ये फैलेसीज कहाँ से फ्यूल ले रही होती हैं अपना, क्यों लोग ये फैलेसी कमिट करते हैं, और वो जो रीजन है ना उसका वो होता है बेसिकली कॉग्निटिव बायस. सो इफ समवन वांट्स टू टीच यू right way of critical thinking, they will always talk about the cognitive bias first and then teach you about the fallacies. Cognitive bias क्या होता है? Bias basically ये होता है कि अगर मैं एक philosophy follow करता हूँ या मेरा एक certain argument है, तो उस argument को सही prove करने के लिए मैं evidences भी अपनी मर्जी के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा bias है towards that argument. और even अगर किसी philosophy से मैं agree करता हूँ, तो बहुत दफा ऐसा भी होता है कि जो काउंटर नैरेटिव है या काउंटर आर्गुमेंट है मैं उसे सुनूं ही ना. सो इसको बेसिकली बायस कहते हैं. ये आपका एक कॉग्निटिव बायस होता है जो कि फ्यूल कर रहा होता है आपको कि आपकी फैलेसीज कमिट करें व्हेनेवर यू आर मेकिंग एन आर्गुमेंट. सो इसके बारे में अक्सर लोग फिर बात नहीं करते, वो सिर्फ फैलेसीज के बारे में बता देते हैं, कॉग्निटिव बायस के बारे में नहीं बताते. सो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि मैं आपको पहले कॉग्निटिव बायस के बारे में बता दूं कि कॉग्निटिव बायस क्या होता है और उसका रिलेशनशिप फैलेसीज के साथ क्या है. तो इस डिस्कशन को करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम जब भी किसी आर्गुमेंट को या हम जब भी किसी वीडियो को, बिकॉज आजकल के दौर में बुक्स कम इस्तेमाल होती हैं, जो वीडियोस का कंटेंट है, यूट्यूब्स हैं, अदर फोरम्स हैं, वो ज़्यादा कंजम्पशन है उसकी, लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं. और उसमें चूंकि जब बुक आप पढ़ रहे होते हैं तो यू आर रीडिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव द राइटर बट यू आर इन्वॉल्व. इसके अंदर सिर्फ आप सुन रहे हैं अगले बंदे को, इसमें नॉन वर्बल क्यूज भी हैं अगले बंदे के. सो इसलिए देयर इज अ हायर चांस कि आप अगले बंदे की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाएं. Hence, the purpose of this session is to reduce the subjectivity and by being more objective. जब भी आपके सामने कोई बात हो तो आप objective, empirical evidence के ऊपर उस बात को जज करें, rather than being subjective or being emotional. So this is the basic purpose of this session. Now we'll deep dive into the case study that I talked about earlier, जो कि basically एक वीडियो है, The Pakistan Experience के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जिसने वो अपलोड की, शहजाद गयास उसके बेसिकली होस्ट है. सो उनकी जो वीडियो थी मैंने एंटायर वीडियो जो है वो देखी, और अगर मैं उसको समराइज करूं आप लोगों के लिए तो इट वाज एन एलैबोरेटिव एड होमिनम अटैक. इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां पे एड होमिनम अटैक्स किए गए. ही हिमसेल्फ टॉक्स अबाउट एड होमिनम अटैक. ही टेल्स द रीजन कि ये क्यों जनरली किए जाते हैं. इस वीडियो के अंदर उन्होंने इस फैलेसी का जिक्र भी किया है और इसके बारे में लोगों को बताया भी है. बट अनफॉर्चुनेटली he himself has committed these ad hominem attacks multiple times during the entire video. अब ad hominem attack क्या होता है? What's an ad hominem attack? क्यों ये fallacy important है? Why are we discussing this? Ad hominem attack की importance ये नहीं है कि जो बंदा बात कर रहा है वो आप किसी के बारे में, बेशक उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हो, बेशक उसके एक्शंस के बारे में हो, बेशक द वे दे टॉक, किसी भी हवाले से वो डिस्कशन हो, आपकी बात वो दुरुस्त है उसके बारे में, वो ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है या नहीं है, ये डिस्कशन बिल्कुल सेपरेट है. एड होमिनम अटैक इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं या इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की बात कर रहे होते हैं, उसमें उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट का या उस ऑब्जर्वेशन को मेंशन करने का कोई रोल नहीं, बेसिक आर्ग्यूमेंट के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता. इसलिए एड होमिनम को एक फैलेसी कहा गया कि वो आप ट्रैक करने के लिए कॉन्वर्सेशन को आप अगले बंदे के ऊपर एक एड होमिनम अटैक कर देते हो. वो इफेक्टिव तो इस सेंस में होते हैं कि लोग उसकी वाह करते हैं. पाकिस्तान में ठट्ठा लगाने का, मजाक करने का एक कल्चर भी है, मीम कल्चर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर. सो जनरली लोग उसके ऊपर एक्साइट हो जाते हैं, हंसते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह करेक्ट हैं. बट इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के अंदर इसकी कोई वैल्यू, ये एक बड़ी वायल अटैम्प्ट काउंट की जाती है कि अगर आप किसी बंदे को के ऊपर एड होमिनम अटैक करें. इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर मैंने आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ वो एग्जाम्पल्स बताई हैं जो कि जहाँ पे एड होमिनम अटैक्स कमिट किए गए हैं बाय द होस्ट ऑफ दिस वीडियो ऑन डिफरेंट पीपल. majority जो है वो ऑब्वियसली चूंकि ही वो टॉकिंग अबाउट साहिद अदीम इन पर्टिकुलर तो उन्हीं के ऊपर है. बट वन ऑफ द एग्जांपल्स वाज आल्सो जहाँ पे वाज टॉकिंग अबाउट खलीलुर रहमान कमर, एंड ही सेड के उन्होंने मूवीज बनाई हुई हैं, उसके अंदर आइटम सॉन्ग्स हैं, एंड देन ही टॉक्स अबाउट इस्लाम. खुद फिल्में बनाते काफ कंगना जी, उसमें आइटम नंबर आप लोग देखें, शराबें चल रही हैं, औरतें नाच रही हैं, ये इस आदमी का काम है, और फिर आके आपको लेक्चर देता है इस्लाम के ऊपर. नाउ दिस इज द क्लियर क्लासिकल टेक्स्ट बुक एड होमिनम अटैक ऑन समवन कि अगर कोई बंदा कोई बात कर रहा है तो रिगार्डलेस ऑफ हिज कैरेक्टर, रिगार्डलेस ऑफ हिज सोर्स ऑफ इनकम और व्हाटएवर ही डज, उसकी बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. वो ये सब चीजें करने के बावजूद भी दुरुस्त बात कर सकता है. सो इसलिए एड होमिनम अटैक को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जब भी ये बात की जाती है तो उसका इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के अंदर उसका कोई ताल्लुक नहीं होता. वजीरा ही आपको उसकी बेसिस पे जितनी मर्जी मिल जाए, बट उसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो बंदा बात क्या कर रहा है. अगर आपने उसकी बात को रिफ्यूट करना है देन दैट हैज टू बी ऑन ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स रादर देन बी सब्जेक्टिव एंड सेइंग कि बंदा मुझे पसंद नहीं.
सो उसके अलावा भी बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज इन्होंने कमिट की. ही कमेंटेड ऑन द ड्रेसिंग ऑफ द पर्सन. ये कोट पहन के वेस्ट कोट पहनकर कमज़ोर अंडरटेकर की तरह एक आदमी आ रहा होता है, अंग्रेज़ी बोल रहा होता है एक फेक एक्सेंट के अंदर. आई डोंट नो क्या किस तरह क्या आई डोंट नो. उसके अलावा फिजिकल कंडीशंस के बारे में बात करना या एक्सेंट्स के बारे में बात करना, कॉलिंग ऑफ नेम्स. तो मैंने जब टीएलपी का पूछा था और कांपने लग गए थे, जानने वाला ना जानने वाला बराबर नहीं है साहिल जाहिल अदीम, कि भाई खुद तो तू ये कर रहा था मुनाफिक. साल में इस आदमी ने दूसरा सूट नहीं लिया था. यूट्यूब पे फेमस होने के बाद टोयोटा लैंड क्रूजर मिल गई और आप लोगों को 50-60 लाख ये वो. मैं कांप रहा था. मैं पूरे खानदान का 19 लीटर का पानी की बोतल पी गया था. ये तमाम चीजें जो है वो एड होमिनम अटैक के अंदर आती हैं. Whenever somebody is doing that, आपको ये पता होना चाहिए कि ये बंदा जो है वो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू ग्रैब अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. और इसका कोई भी ताल्लुक जो है वो आर्गुमेंटेशन के साथ नहीं है. अगर आप लोग भी किसी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हों और इस किस्म के एड होमिनम अटैक को फेस करें, दैन उसका एक प्रॉपर रिबटल यही होता है कि यार इसका चूंकि आर्गुमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप या तो प्रूव कर देंगे इसका आर्गुमेंट से क्या ताल्लुक है. और अगर आप वो नहीं कर सकते देन दैट डज नॉट स्टैंड, मतलब इन द कोर्ट उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है. इट्स यूजलेस. सेकेंड, जो बेसिकली एक फैलेसी है, इसके बारे में जनरली बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन कॉमनली आप लोगों ने देखा होगा कि ये फैलेसी कमिट की जाती है, विच इज़ अपील टू पीटी. आप अपने ऊपर लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए, सो इट्स बेसिकली स्ट्रेंथनिंग एन आर्गुमेंट बेस्ड ऑन आस्किंग पीपल टू हैव सम सिंपैथी. सो आप अपने बारे में या किसी के भी बारे में जिसके बारे में भी आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, आप उसकी कोई मजलूमियत बता के ये लोगों की जो ओपिनियन है या जो आपके ओपोनेंट की ओपिनियन है उसको स्वे करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अपील टू पिटी. ये बात बार बार एक तो पूरा एक बेसिकली आप समझ लें मोनोलॉग है, तो उसके अंदर कई दफ़ा ये चीज़ कमिट की गई. विद टाइम स्टैम्प्स अगेन मैंने आपके सामने ये शो कर दी है. न्यूयॉर्क में जाकर मैं सर्दी में खड़े होकर मैंने प्रोटेस्ट की कि वहाँ पे अपील टू पिटी बहुत ज़्यादा की गई कि आपने प्रोटेस्ट किए हैं इन अमेरिका और व्हाटएवर, वहाँ पे ठंड थी, देयर वाज अ चांस ऑफ गेटिंग डिपोर्टेड. इस सब का ताल्लुक कहीं पे भी अगेन ये सारी चीज़ें हैं और मैटर भी करती हैं अगर एक बंदा ये सारी चीज़ें कर रहा हो, बट इसका ताल्लुक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स से नहीं है. एंड रिगार्डलेस कि मैं उस कॉज को भी सपोर्ट करूं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, कि इवन अगर मैं किसी कॉज को सपोर्ट भी कर रहा हूं, तो जो मेरे जिस कॉज को मैं सपोर्ट करूं उसकी फेवर में भी अगर कोई आर्गुमेंट दे रहा है और वो क्रिटिकली करेक्ट आर्गुमेंट नहीं है, then obviously we should not accept it as a critically valid argument. So उसमें अगर अपील टू पिटी को यूज किया जा रहा है, then that is something जो कि उस आर्गुमेंट की स्ट्रेंथनिंग को इंश्योर नहीं करता. सो ये मल्टीपल एग्जांपल्स अगेन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर नजर आएगी कि जहाँ पे अपील टू पिटी की गई कि मुझे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है, मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, मैं फेस करता हूँ क्योंकि मैंने ये फेस किया है, क्योंकि मैं ये रोज़ फेस करता हूँ. एंड वो सारी बातें कि जहाँ पे लोगों की इमोशंस के साथ अगेन थोड़ा सा आप समझ लें कि उसको एक्सप्लॉइट करके उनको एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर पुश करना या उनकी सिंपैथी को गेन करना, एंड बाय डूइंग दैट ट्राइंग टू प्रूव कि आपका आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है और ठीक है. मेरी रीच अगर मैं आपको दिखाऊं ना कि अक्टूबर नवंबर में क्या थी और फिर जब मैंने पैलेस्टाइन पे वीडियोस बनानी शुरू की. सो अगेन ये भी एक कॉमनली अकरिंग फैलेसी है जिसके बारे में जनरली जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, दिस इज नॉट वन ऑफ द टॉप फैलेसीज दैट कम्स इनटू डिस्कशन, बट इट इज वन ऑफ वेरी कॉमनली अकरिंग फैलेसीज दैट पीपल कमेंट. इसके बाद हम आते हैं 3 मेजर फैलेसी की टाइप्स के ऊपर, और ये जो फैलेसीज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अगेन इनकी भी अकरेंस काफ़ी फ्रीक्वेंट है इनटू आर्गुमेंटेशन और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, विच इज बायस्ड, स्वीपिंग एंड हेस्टी जनरलाइजेशन. जनरल कॉन्सेप्ट इन सबका सेम है, बट देर आर स्लाइट डिफरेंसेस इन दीज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फैलेसीज. अगर आप एकेडमिक होकर देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जब आप इसको डिफरेंट फैलेसीज को आपस में डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ज़ाहिर है इनके अंदर डिफरेंसेस तो होंगे, लेकिन जनरल रूल या जनरल जो आप समझ लीजिए कि इनका आउटकम है वो सेम ही होता है कि आप एक छोटा सा सैंपल उठाते हैं एंड देन उसको आप एक बड़े उसके ऊपर या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आपको इररिलेवेंट एविडेंस उठाते हैं एंड उसको अपने आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए बाकी जगहों के ऊपर भी उसको अप्लाई कर देते हैं. सो बायस्ड जनरलाइजेशन जो है वो जनरलाइजिंग फ्रॉम एन अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल, यानी कि आपने अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठाया और उसको आपने अप्लाई कर दिया ताकि आपके आर्गुमेंट को स्ट्रेंथ मिल जाए. सो जो फर्स्ट टाइम स्टैम्प आपके सामने नजर आ रहा है उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हेनेवर समवन सेज समथिंग अबाउट साहिल, देयर आर कमेंट्स अगेंस्ट यू व्हिच आर नॉट ऑर्गेनिक. आप कुछ भी लिख दें, पोस्ट कर दें साहिल के खिलाफ, फिर आप मुझे बताएं कि आपको कितने कमेंट्स आएंगे, आपके दोस्तों को कितने कमेंट्स आएंगे. इसमें से कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं होती. अब इसको प्रूव करने के लिए
व्हाट इज द एविडेंस? कोई एविडेंस नहीं है। इवन मैं ये अगर फॉर एन इंस्टेंस मैं हाइपोथेसाइज कर लेता हूँ कि चलें ठीक है, आपने कोई एक आर्गुमेंट या एक कमेंट आपने ऐसा देख लिया जो मैंने अगर फॉर एग्जांपल किसी के बारे में किया हुआ है या किसी भी बंदे ने किसी के बारे में किया हुआ है जो कि किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो डज दैट मेरिट के आप तमाम के तमाम कमेंट्स को के ऊपर वो मल्टीप्लाई कर लें? सो अगेन ये आर्गुमेंट कहीं से भी या ये एविडेंस कहीं से भी एक वैलिड एविडेंस के तौर पे नहीं यूज किया जा सकता इन एन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स या इन अ डिस्कशन जहां पे आपने लेबल ही डिस्कशन को क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है कि हम लॉजिकल फैलसीज के बारे में बताएंगे, एंड वहां बार बार आप बोस्ट भी कर रहे हैं कि जनाब मैं चूंकि ये काम करता रहा हूँ और मैं इस वजह से लोग मुझे जो है ना वो मतलब मेरी इफेक्टिव होती है पॉडकास्ट क्योंकि मैं ये चीज़ें रिकग्नाइज करता हूँ। सो जहाँ पे आप फिर ये लेबल लगा रहे हैं ना कि आप क्रिटिकली सोच के या क्रिटिकल आर्गुमेंटेशन के थ्रू एक चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर इस किस्म की फैलेसी की गुंजाइश बचती नहीं है कि जहाँ पे आप एक छोटा सा सैंपल उठाएं एंड देन आप उसके ऊपर कहें कि जी ये तमाम लोग इसी वजह से जो है वो ये कमेंट्स कर रहे हैं यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर या ट्विटर्स के ऊपर और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सिमिलरली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे ये फैलेसी कमिट हुई वाज आल्सो कि जहाँ पे दिस पर्सन शोड अ स्नैपशॉट ऑफ हिज वीडियोस दैट ही मेड ऑन द पैलेस्टीनियन कॉज, और उसके ऊपर उन्होंने मैसेज दिखाया कि लिखा हुआ था कि दिस कंटेंट इन द वीडियो माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन पीपल, सो इफ यू वांट टू प्रोसीड तो फिर आप ओके करें, तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। सो एक डिस्क्लेमर सॉर्ट ऑफ यूट्यूब ने ऐड किया हुआ था उस वीडियो के ऊपर, और वो एक प्लेलिस्ट थी ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 11 वीडियोस जो कि उसी एक सिमिलर टॉपिक के ऊपर थी क्योंकि पैलेस्टाइन के ऊपर बेसिकली वो वीडियो बनी थी। नाउ आई सपोर्ट पैलेस्टाइन की कॉज, कोई भी बंदा उसके बारे में बात करे रिगार्डलेस, मैं तो कोई यहूदी भी उसके बारे में बात करते तो मैं उसकी फेवर करता हूँ बिकॉज वो बात ठीक कर रहे हैं। बट अगर आप एक छोटी सी एविडेंस को उठाएंगे एंड देन उसको अप्लाई कर देंगे, मैंने उस प्लेलिस्ट की तमाम वीडियोस को इंडिविजुअली भी देखा, सिवाय उस वीडियो के बाकी किसी वीडियो के ऊपर वो डिस्क्लेमर भी नहीं आ रहा था। सो दैट इज अगेन अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और आपने जनरलाइज कर दिया कि चूंकि एक वीडियो और वो आपने एक एविडेंस दिखाई है उसको, अब लोग तो वही वीडियो देखेंगे, कोई भी जाके बाद में प्लेलिस्ट में जाकर सर्च ही करता है ये वाली चीजें, तो इसलिए लोग यही समझेंगे कि यार वाकई ऐसा ही हुआ होगा, एंड फिर एट द सेम टाइम दैट इज फॉलोड बाय एन अपील टू पिटी, तो आपको समझ में आ जाता है कि आप बेसिकली अगले बंदे की सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सैंपल। तीसरी चीज जो आती है वो बेसिकली आती है कि लोगों के मैसेजेस आते हैं कि यार हम आपसे पहले एग्री नहीं करते थे, अब हम आपसे एग्री करते हैं। तो मुझे अब ऑलरेडी मैसेज आना शुरू हो कि हमने जब वो पॉडकास्ट देखी थी हमने आपको बुरा भला कहा था, अब हमें रियलाइज हो रहा है कि नहीं आप सही थे उस टाइम। कितने लोगों के मैसेज आए नोबडी नोज, क्या वो लोग पहले एग्री नहीं करते थे, इसकी कोई प्रूव करने का तरीकेकार नहीं है। तो ये बात कह के एक जनरली इंप्रेशन दिया जाता है कि यार अब लोग मेरी बात को ज्यादा एग्री कर रहे हैं, इवन वो भी जो पहले नहीं करते थे, विदाउट गिविंग एनी फैक्ट्स, विदाउट गिविंग एनी नंबर्स, किस डिटेल में जाए बगैर। एंड वो बताना क्यों जरूरी था? फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ये बताना जरूरी इसलिए था कि इससे क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है मेरे आर्गुमेंट की, कि भाई अगर बाकी लोग जो मेरे से नहीं भी एग्री अब वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं क्रेडिबल हूँ। ठीक है, सो ये है बेसिकली वो जनरलाइजेशन जो कि एक या दो पॉइंट्स के ऊपर आपको कोई एविडेंस नजर आए एंड देन आप उसके ऊपर तमाम लोगों के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं और आप कहें कि वाकई ये तो बात ठीक होगी, अगर ये लोग कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली देयर इज सम सब्सटेंस इन इट। सो दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ थर्ड काइंड ऑफ बेसिकली फैलेसी। मैंने इनको क्लब कर दिया इनटू वन, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैलेसीज बट मैंने इनको क्लब कर दिया इनटू वन फॉर सिंपलिसिटी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। नाउ मूविंग ऑन, एनेक्डोटल एविडेंस, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैलेसी है एंड अगेन इसके ऊपर मैंने जो इसकी डेफिनेशन है वो बेसिकली ये है कि आप एक एविडेंस को डिस्काउंट एन एविडेंस अराइव्ड एट बाय सिस्टमैटिक सर्च, यानी कि फॉर एग्जांपल एक इंसान कहता है कि यार सिगरेट्स जो हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, मैं उसको रिस्पॉन्स में ये कहता हूँ कि और या ये कहता है कि यार सिगरेट पीने से इंसान जल्दी मर जाता है, और मैं उसको रिफ्यूट करने के लिए कहता हूँ कि यार मेरे दादाजी भी तो 90 साल की उम्र में फौत हुए हैं और वो तो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे, तो इसका मतलब ये है कि जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। विच मीन्स कि मैंने एक पर्सनल स्टोरी उठाई या मैंने कोई एक छोटा सा एक्सपीरियंस उठाया एंड उसकी बेसिस के ऊपर मैंने एक ऐसी चीज को रिफ्यूट कर दिया जो कि वेल थॉट आउट या वेल रिसर्च्ड है। दैट इज कॉल्ड एनेक्डोटल एविडेंस, यानी कि आपने एक ऐसी एविडेंस दी जो कि बहुत छोटी सी थी एंड देन आपने उसको अप्लाई कर दिया ऑन टू और उसको रिफ्यूट करने के लिए यूज किया ऑन एन एविडेंस जो कि एक वाइडली एक्सेप्टेड एविडेंस है। इसके ऊपर बेसिकली एनेक्डोटल एविडेंस इन्होंने जो यहाँ पे ये फैलेसी कमिट की वो ये की, और ये आपको जो स्नैपशॉट के अंदर नजर आ रही है उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर दिखाया
और इन्होंने कहा कि मेरी व्यूअरशिप डिक्लाइन हुई आफ्टर आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन पैलेस्टाइन। नाउ अगेन मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं खुद भी पैलेस्टाइन की सपोर्ट में बात करता हूँ, बट क्रिटिकल एनालिसिस का तकाजा ये है कि इवन अगर मैं एक बंदे की सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ आर्गुमेंटेशन भी करूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी वो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। विच इज़ वाई डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बात पैलेस्टाइन की कर रहे हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक्चुअली ये मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी कर रहे हैं एंड फैलेसी भी मिसकमिट कर रहे हैं। इस कर्व के अंदर जो इन्होंने अपना डिक्लाइन दिखाया हुआ है, इसके अंदर आपको इस डिक्लाइन से पहले एक स्पाइक नजर आ रहा है। जो स्पाइक होता है जनरली वो एक एनॉमली होती है बेसिकली, जो कि डेटा जब आप कर्व के ऊपर डेटा देख रहे होते हैं तो आपको एक एनॉमली नजर आती है एंड देन फिर उसके बाद वापस एक ट्रेंड लाइन के ऊपर आपके नंबर्स आके गिरते हैं। वो जो ट्रेंड लाइन होती है ना, वो ना दिखाने का यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में एक पर्पस है, क्योंकि वहां से ये शो नहीं होगा, वहां से ये शो होना शुरू हो जाएगा कि ये जो स्पाइक था ये वन ऑफ था। इससे पहले जहां से ये स्पाइक नीचे की तरफ जाना शुरू हो रहा है वो बेंचमार्क नहीं था या वो ट्रेंड लाइन नहीं थी। इसीलिए आप नोट करेंगे कि इसके अंदर पीछे का डेटा नहीं दिखाया गया। सो ये पॉइंट इन्होंने दिया कि इसके बाद मेरी व्यूअरशिप डिक्लाइन हुई एंड देन अगेन इट वाज फॉलोड बाय P2PT कि उसके बावजूद मैं नहीं रुका, मैं अपना काम जारी रख रहा हूँ। कि मेरी रीच कितनी गिरी है, रुका हूँ। गुड फॉर हिम। बट इसके अलावा उन्होंने जो एक एग्जांपल दी दैट वाज कि मैंने फेमिनिज्म पे एंड क्या कहते हैं इसमें मेंटल हेल्थ के ऊपर आर्टिकल्स लिखे थे आज से 4-5 साल पहले, और अब लोग उन्हीं चीज़ों की बातें करते हैं। हेंस व्हाट आई एम सेइंग टुडे इज गोइंग टू बी राइट इन a few years। 10 साल पहले मैं फेसबुक पे ना लंबे फेमिनिज्म के ऊपर आर्टिकल्स लिखता था, बहुत मुझे गालियां पड़ती थी। आज पूरे मुल्क में बातें हो रही हैं। तो अगेन ये एक ऐसी एविडेंस है जो कि आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे दी है, बट ये कहीं से भी मेरिट नहीं करती कि जो बात आज आप कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, दैट इज ट्रू टुडे और इज गोइंग टू बी प्रूवन ट्रू 4 years लेटर। या इवन ये भी बात कहीं से ट्रू नहीं होती कि अगर लोग किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो बात ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट तो ये होना चाहिए था ना कि अगर लोग एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या वो बात ठीक है, लेकिन इसके बारे में आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। आर्ग्यूमेंट इसके बारे में हुआ कि क्योंकि तब मैं कहता था और बाकी नहीं कहते थे, तो अब आज जो मैं कह रहा हूँ ये 4 साल बाद बाकी लोग भी ये बात करेंगे। जो पहला वाला पार्ट था ना, उसके ऊपर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी दिखाना चाहता हूँ। व्हाट आई डिड वाज कि जो इन्होंने बात की ना कि October 7 को पैलेस्टाइन का इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई, तो मैंने कहा यार मैं देखता तो हूँ, वैसे हो सकता है शादाब रियाज ठीक बात कर रहे हो कि वाकई इनकी व्यूअरशिप डिक्लाइन होगी, और इफ ही इज सेइंग व्हाट ही इज सेइंग इज ट्रू, तो फिर ये फैलेसी के भी जुमरे में बात नहीं आती, फिर तो ये वाकई सही बात कर रहे हैं। सो आई फिगर्ड कि आई वांटेड टू सी कि यार इनकी जो वीडियोस थी उस पे जनरली कितने व्यूज आते थे पोस्ट October 7 जब इन्होंने ये वीडियो बनाई। सो 8 months ago जो इन्होंने पैलेस्टाइन पे वीडियो बनाई थी ना, दैट वाज आउट ऑफ दीज, ये आई थिंक 16 वीडियोस यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। आउट ऑफ 16 वीडियोस टॉप 4 वीडियोस में आई थी वो पैलेस्टाइन की वीडियो, जिसके बाद ही सेट कि मेरा जो रीच है या मेरी जो व्यूअरशिप है वो डिक्लाइन होगी, क्योंकि यूट्यूब ज़ाहिर आप पे स्ट्राइक्स तो लगाता है अगर आप इस किस्म की बातें बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। बट उस वक्त उस पर्टिकुलर वीडियो जो कि इन्होंने पैलेस्टाइन पे बनाई थी, दैट वाज द 4th मोस्ट व्यूड वीडियोस। और जनरली जो मैं टॉपिक्स देख रहा था इसके ऊपर जिनके अंदर इनके व्यूज ज्यादा आते हैं, वो जाहिर है एक सर्टन पर्सनैलिटी की उसके अंदर थंबनेल के अंदर पिक्चर लगनी भी होती है, तो उसके रिजल्ट में व्यूज मिल रहे होते हैं। आतिफ मियां हैं इसमें, ये पाक वीन्स वाले हैं, और जवाद अहमद हैं, ये इनकी टॉप वीडियोस थी। और पैलेस्टाइन वाली वीडियो के ऊपर इनको एक सर्टन लेवल ऑफ व्यूअरशिप मिली। उसके बाद आई वांटेड टू सी कि डिक्लाइन कितना आया है इनकी वीडियोस में। इंटरेस्टिंगली जो इन्होंने गजा पे या पैलेस्टाइन पे वीडियोस बनाई थी उनके ऊपर इनकी व्यूअरशिप कम है, लेकिन आपको ये जो बाकी वीडियोस नजर आ रही हैं, 16 वीडियोस आपको उसके बाद की नजर आ रही हैं जो कि पैलेस्टाइन के बाद इन्होंने बनाई, उनमें कई वीडियोस ऐसी हैं जिन्होंने अपनी इनकी पिछली व्यूअरशिप को भी बेसिकली क्रॉस कर दिया बाय अ माइल। तो ये क्या चीज प्रूव करती है? मुझे तो ये डेटा देख के, और ये सिंपल डेटा, इट्स पब्लिकली अवेलेबल, इट्स नॉट इवन समथिंग जो कि यूट्यूब की एनालिटिक्स रन करनी पड़ी उसके लिए, ये तो इनके चैनल के ऊपर पब्लिक पे नजर आ रही है ये डेटा। तो मैं तो इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ, एंड इफ आई एम रॉन्ग, मैं क्रिटिकली सही नहीं सोच रहा, तो एनीवन कैन करेक्ट मी। मुझे तो ये समझ में आ रही है कि जो कंटेंट आपकी पब्लिक ने देखना है वो आपके चैनल पे अभी भी आके वो देख रहे हैं, और अगर पैलेस्टाइन का कंटेंट आपकी पब्लिक नहीं देख रही जिसके लिए आप कंटेंट बना रहे हैं, तो दैट मीन्स के आपकी जो व्यूअरशिप है, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए प्रोबेबली पैलेस्टाइन की कॉज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको उस पर व्यूज नहीं आ रहे। वेयर एज जो उनके इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं उस पर तो आपको मिलियंस ऑफ व्यूज भी मिले हैं आफ्टर यू मेड। सो मैं तो एविडेंस के तौर पे ये साबित कर सकता हूँ कि उस वक्त आप अपील टू पिटी ही कर रहे थे, जब आप ये कह रहे थे कि यार चूंकि मैं वीडियोस बनाऊंगा मैं तो सारा कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज जस्ट एन अपील टू पिटी। मूविंग ऑन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैलेसी है जो कि
कमिट की जाती है, विच इज़ अपील टू अथॉरिटी। अगेन इसके ऊपर भी इन्होंने बात की, अपील टू अथॉरिटी के ऊपर। अपील टू अथॉरिटी क्या होती है कि रिगार्डलेस कि वो अथॉरिटी बात सही कर रही है या नहीं कर रही, आप उसको कोट कर देते हैं एंड यू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू बिलीव कि यार ये बात चूंकि फलां बंदे ने कही है तो ठीक ही कही होगी। दैट इज बेसिकली द फैलेसी। इसका मतलब ये है, और इसको इन्होंने भी अपनी वीडियो के अंदर बताया कि जी ये फैलेसी क्यों कमिट की जाती है। आपने जब कुरान का हवाला दिया, ये एक और लॉजिकल फैलेसी है जो इस्तेमाल की जाती है, जिसको कहते हैं अपील टू अथॉरिटी। के भले वो अथॉरिटी वो बात कहती हो या ना कहती हो, आप कोई एक एक्सपर्टीज का नाम ले लें, उससे जोड़ दें और अपने आर्ग्यूमेंट को एक फेक तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। However, he himself committed that fallacy. First of all, he said कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई एविडेंस कुरान से दे रहे हैं तो उसके रिजल्ट में वो अपील टू अथॉरिटी के जुमरे में आती है। इसके ऊपर हम विल हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। बट हजरत आयशा की शादी के बारे में टॉप डिस्कशन हुई जब, तो इन्होंने साइट किया हसन इलियास को। मोहम्मद हसन इलियास आए हैं पॉडकास्ट पे, उन्होंने पूरी रेफरेंसेस दी हैं हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम की एज के ऊपर। और नीलोफर समथिंग थी वो, जिनका डॉन का आर्टिकल इन्होंने ओरिजिनल पॉडकास्ट के अंदर शेयर किया था। मैंने एक सेकंड दे दो। नीलोफर अहमद पब्लिश्ड इन डॉन February 16, 2012। सो दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज अपील टू पीटी। आपने क्रिटिकली एनालाइज तो नहीं किया हुआ नीलोफर के आर्टिकल को कि क्या उसमें जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं। आपने क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया इस चीज को कि जो काउंटर नैरेटिव है इसके बारे में वो ठीक है या नहीं है। आपने बड़ा कन्वीनियंटली ये कह दिया कि चूंकि नीलोफर कह रही हैं और चूंकि हसन इलियास कह रहे हैं तो इट मीन्स हैंस प्रूव्ड कि वो बात ठीक कर रहे हैं और एज ऑफ हजरत आयशा वाला टॉपिक जो है वो सेटल हो गया। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अपील टू अथॉरिटी। सिमिलरली जब आपने सूरह तलाक की बात की तो आपने साइट किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को, हु इज हिज फेवरेट स्कॉलर अपेरेंटली। आप इंजीनियर मिर्जा की इस पे वीडियो देख लें, वो आपको समझाते हैं कि किस तरह मिस इंटरप्रेट करके गलत मायना निकाल कर वो प्री प्यूबिसेंट नहीं था, वो पोस्ट और उनको साइट करके इन्होंने कहा कि सूरह तलाक की जो इंटरप्रिटेशन वो दे रहे हैं वो आप सुन लें। ऑल्दो उसके अंदर इन्होंने फैक्चुअल इनएक्यूरेसी भी की है, और फैक्चुअल इनएक्यूरेसी इन्होंने और भी जगहों के ऊपर की है। सूरह मिराज कह दिया अलमारिज को, अलमारिज की जगह मिराज कह दिया, बट खैर वो ठीक है, मिस्टेक हो सकती है बंदे से। बट सूरह तलाक की इंटरप्रिटेशन इन्होंने साइट की ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जबकि बेतहाशा और ये तवातुर के साथ सूरह तलाक की जो इंटरप्रिटेशन है मुस्लिम्स में ये चली आ रही है, बहुत अरसे से चली आ रही है। बट उन्होंने एक रिसेंट जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर है उनको उठाया और उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या कोई ऐसी चीज है, इज देयर एनीथिंग दैट वी एज मुस्लिम्स कैन बैंक ऑन, कि हम उस पे तो कहें कि यार यहाँ पे अपील टू अथॉरिटी की फैलेसी अप्लाई ही नहीं होती इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई लीव यू विद, एंड आगे चल के हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई रश थ्रू नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। दिस इज माय सेकंड लास्ट स्लाइड। इसके बाद हम एक लास्ट डिस्कशन करेंगे क्विक सी, एंड आफ्टर दैट वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अगेन ये तो कॉमन फैलेसीज हैं, आप सब लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। स्ट्रॉमैन फैलेसी है कि आप ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आर्गुमेंट को, उसको बेसिकली एक स्ट्रॉ का एक वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, एक मुजस्मा बना लेते हैं स्ट्रॉमैन, एंड आप ओवर सिंप्लीफाई करके उसको किसी और के आर्गुमेंट को प्रेजेंट करते हैं जस्ट टू प्रूव योर ओन पॉइंट। एंड देन देयर इज रेड हेयरिंग फैलेसी, जिसके अंदर आप इररेलेवेंट मटेरियल लेते हैं एंड आप उसको आर्गुमेंट को रिफ्यूट करने के लिए वो इररेलेवेंट बात जो है उसे यूज कर रहे होते हैं। जस्ट बिकॉज आपको वो लफ्ज पता है, इसका मतलब ये आप सबसे बेहतर हो गए। मुझे सर्द सुलह पता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आप सब लोगों को जाहिल जाहिल बोलना शुरू कर दूं। सो यहाँ पे जो बेसिकली इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर एक डिस्कशन हो रही थी जिसमें ही सेड कि सायदीन सेज इफ यू डोंट नो वन थिंग it means you are jahil. Hence, if you don't know about Saif de Sulde, which is a French word, then you are a jahil. तो सबसे पहले तो ये इसके ऊपर आर्गुमेंट यहाँ पे स्टार्टिंग में ये करना है कि क्या जिस बात को ये कह रहे हैं कि क्या ओरिजिनल आर्गुमेंट ये था कि अगर आपको एक लफ्ज़ का मतलब नहीं पता तो आप जाहिल हो जाते हैं, क्या ये ओरिजिनल आर्गुमेंट था या फिर ये आपकी ट्विस्टेड वर्जन ऑफ द आर्गुमेंट है? तो पहले सबसे तो यहाँ पे बात कीजिए, क्योंकि अगर कोई बंदा क्रिटिकल थिंकिंग ये बात करता है तो ऑब्वियसली विल हैव टू जज देम ऑन द स्टैंडर्ड्स दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। तो सबसे पहली बात तो ये निकलती है कि क्या आपने वो आर्गुमेंट पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया, और अगर आपने नहीं किया तो फिर आप उसको इतना ओवर सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज क्लियरली दिस इज नॉट व्हाट वाज बीइंग डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन। सेकंड जो इन्होंने इंस्टेंस था जहाँ पे ये फैलेसीज कमिट की वो था कि एनीवन हु डजंट एग्री विद समवन्स इंटरप्रिटेशन इज अ जाहिल, and anybody who disagrees with your interpretation is also now a jahil. Again, that is something which is irrelevant. This was never mentioned.
एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज नेवर डिस्कस्ड इन एनी ऑफ द फोरम्स। तो ये आपने अपने तौर पे एक चीज को ऐड किया और आपने उसको लेबल कर दिया विद योर ओपोनेंट्स आर्गुमेंट। एंड तीसरा इंस्टेंस जो था दैट इज मोर इंटरेस्टिंग was criticizing Imran Khan for his statement on two-state solution means you're calling him a Zionist and labeling him a blasphemer. आपने कभी मुझे देखा है बोलते हुए कि इमरान खान ब्लास्फेमर है? आपने कभी देखा है मुझे बोलते हुए कि यहूदी लॉबी है? ना ये बात किसी ने भी नहीं की, उसको ब्लास्फेमर नहीं कहा, उसको Zionist नहीं कहा। हाँ, उसको ये जरूर कहा इमरान खान के बारे में कि अगर आप टू-स्टेट सोल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं then that means कि आप इस्लाम के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ना कहीं ब्लास्फेमी है, ना इसके अंदर कहीं Zionist की बात की गई है। सो इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया कि अपने वर्ड्स इसमें ऐड किए गए। अक्सर हम डिस्कशंस के अंदर ये कह रहे होते हैं कि अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालेंगे, वो वाली बेसिकली बात होती है। अगर इन फैलेसीज को आप सिंप्लीफाई करें ना और इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें टू आवर डेली यूजेज वर्ड्स, तो वो ये बनती है बेसिकली। सो ये है वो रेड हेरिंग एंड स्ट्रॉमैन जो कि इन्होंने कमिट की। अगर मैं इसके अंदर ईच एंड एवरी सिंगल मिनट के ऊपर भी फैलेसीज हम निकालना चाहें तो बहुत सारी फैलेसीज इसके अंदर से निकल के आ जाती हैं। एक ब्लैंकेट अप्रोच के थ्रू आई वांटेड कि आप लोगों को मैं आई वांटेड टू वॉक यू थ्रू ऑल ऑफ द फैलेसीज व्हिच वर being committed during this whole discussion and during this whole video. और जब ये सारी fallacies से बंदा expose होता है तो फिर आप सोचते हैं कि यार what's the academic value of this whole discussion? Is it not an elaborative attempt to demean someone? Is it not an elaborative attempt out of spite due to your bias against someone? So ये वो सवाल हैं जो कि मेरे भी जहन में हैं और based on the evidence that I have shared with you, I have an answer to these questions and I hope you guys have the answer as well. Lastly, the discussion on Jahil. The word Jahil, which was mentioned during the discussion, actually apparently created a lot of distress among a lot of people. Although उसके अंदर मर्दों को भी जाहिल कहा गया था, मर्दों को apparently उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा. We have probably accepted it. The females had a little hard time accepting this fact. But इससे 3 major questions थे जो मेरे जहन में आए जब ये जाहिल की डिस्कशन हुई. जिस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड बोला गया था, उसने पहला सवाल तो मेरे जहन में ये किया कि क्या कुरान ने किसी को जाहिल कहा है? अगर कुरान किसी को जाहिल कह रहा है तो इसका मतलब है कोई तो कैटेगरी है इंसानों की जो कि जाहिलों में आती है। क्योंकि हम कुरान को हक मानते हैं, हम समझते हैं कि कुरान एक ऐसी किताब नहीं है जो कि एक सर्टेन टाइम के लिए आई और अभी रेलिवेंट हो गई है। हमें ये पता है कि कुरान हर वक्त हर दौर के लिए आया हुआ है। सो अगर कुरान किसी इंसान को जाहिल कह रहा है तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई ना कोई इंसान तो फॉल करते हैं, विच मीन्स कि जो इंसान उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आप उनको जाहिल कहेंगे तो आप गलत नहीं हो सकते, आप सही ही कह रहे हैं, बिकॉज आप कुरान ही की बात आगे प्रोपेगेट कर रहे हैं। विच लीड्स टू द सेकेंड क्वेश्चन कि उन लोगों को जाहिल कहना क्या गलत है जिनको कुरान जाहिल कह रहे हैं, जो उस कैटेगरी के अंदर कुरान प्लेस कर रहे हैं, उस बकेट के अंदर डाल रहे हैं कुरान, क्या उनको जाहिल कहना गलत है? अगर तो गलत है तो फिर इसको प्रूव करना होगा, और अगर गलत नहीं है तो फिर बेशक कोई बंदा जितना मर्जी माइंड करे इस बात को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड तीसरा और आखिरी सवाल मेरे जहन में आया कि अगर कुरान किसी को जाहिल, किसी को ये कहता है कि अगर तुम जानते हो या तुम नहीं जानते तो तुम बराबर नहीं हो सकते, दोनों लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर नहीं हो सकते। आर दोज हु नो इक्वल टू दोज हु नो नॉट? क्या ऐसा है? तो जब कुरान ये बात कर रहा होता है तो इफेक्टिवली कुरान किन लोगों का जिक्र कर रहा होता है और उन लोगों को किस कैटेगरी में प्लेस कर रहा होता है और उस कैटेगरी के लोगों को क्या कहते हैं हम? ये वो 3 बेसिक सवाल हैं। अगर आप इन सवालों को सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करके इनके जवाब ढूंढ लें तो फिर आई थिंक वो जो एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो गई चीज़, उसकी ज़रूरत नहीं पेश आनी थी। हमें इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए ये डिस्कशन की गई थी, ना कि इसलिए कि हम डिफेंसिव होते हैं। थैंक यू सो मच हसन और इज़र, आप दोनों, ओवर टू यू गाइस नाउ।